प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को अब तक पढ़ लिया है। अभी हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज से न्यूटन के नियमों की व्याख्या। और आज पहला नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के प्रथम नियम की व्याख्या। जब हम न्यूटन के प्रथम नियम की चर्चा करते हैं तो समझ में आता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह वस्तु एक समान वेग से सरल रेखा में गतिमान है तो वह वस्तु उसी प्रकार गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का पहला नियम है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह वस्तु एक समान वेग से सरल रेखा में गतिमान है तो वह उसी प्रकार गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम के दो भाग हैं। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो समझ में आता है कि इस नियम के दो भाग हैं। पहला, कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को स्वयं नहीं बदल सकती। दूसरा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान वेग से गतिमान है तो वह उसी वेग से गतिमान रहेगी। अर्थात गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। क्यों रहेगी? इसी नियम को कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही क्यों रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही क्यों रहेगी, इसकी व्याख्या करने के लिए जड़त्व की बात करते हैं। इसी चीज को जड़त्व कहते हैं। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि कोई गेंद जमीन पर लुढ़काई जाती है तो वह कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य करता है। फिर से एक बार चर्चा करें। यदि कोई गेंद जमीन पर लुढ़काई जाती है तो वह कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य करता है। यदि गेंद पर घर्षण बल या कोई अन्य बल कार्य न करे तो क्या स्थिति होगी? तो वह गेंद सदैव लुढ़कती ही रहेगी। इसकी व्याख्या जब हम करते हैं तो यही समझ में आता है कि यदि गेंद पर घर्षण बल कार्य न करे तो वह सदैव लुढ़कती ही रहेगी, यानी एक बार लुढ़क गई तो लुढ़कती ही चली जाएगी। यह नियम जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का जड़त्व का नियम अर्थात गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। गैलीलियो गैलीली नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले जड़त्व पर कार्य किया। जड़त्व के संदर्भ में पहला प्रयोग गैलीलियो गैलीली ने किया। उन्होंने देखा कि जब किसी अनतल पर गेंद को डाली जाती है तो गेंद सीधे नीचे की ओर चली जाती है। उसी गेंद को जब नीचे से ऊपर की ओर डाली जाती है तो वह ऊपर नहीं जाती। यह तो एकल अनतल हो गया। लेकिन जब उसी गोली को द्विआनत तल पर डाला जाता है तो जब दोनों का कोण थोड़ा अंतर आता है, पहले वाला कोण थोड़ा आनत होता है, दूसरा वाला थोड़ा स्ट्रेट होता है, तो यहां से डालते हैं तो शीघ्रता से यह पहुंच जाती है ऊपर की ओर। थोड़ा सा इस कोण को बढ़ा देते हैं तो यह और तेजी से आगे बढ़ती है, और जब थोड़ा और कोण को बढ़ा देते हैं तो यह और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। यानी जैसे जैसे दूसरे वाले तल को नीचे की ओर करते जाते हैं उस गोली का वेग बढ़ता चला जाता है। और यदि इस तल को बिल्कुल समतल कर दिया जाए, लगभग 120 डिग्री से अधिक कर दिया जाए,
या 120 डिग्री कर दिया जाए तो गोली जब यहाँ से गिरती है तो यह आगे की ओर बढ़ती ही चली जाती है। इस प्रकार गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि गोली जब किसी अनंत तल पर ऊंचाई से नीचे की ओर गिराई जाती है तो वह कुछ दूर जाकर अपने आप रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए उन्होंने बताया कि गोली जब जाकर के कुछ दूर रुकती है तो इसे जो रुकने का कारण है उसे घर्षण बल कहते हैं, यानी घर्षण के कारण गोली कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ये रहा गैलीलियो गैलीली का प्रयोग। अब अगर बात करें कि गोली कितना दूर जाकर के रुक जाएगी, तब ध्यान में आता है कि जड़त्व और बल दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, यानी जितना बल लगाएंगे उतना ही जड़त्व उत्पन्न होगा। जड़त्व इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। किसी भी वस्तु का अपनी स्थिति में बना रहना ही जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व में परिवर्तन कैसे होगा? जब उस पर बल लगाया जाएगा। जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतना ही अधिक उसमें गति उत्पन्न होगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। अगर वस्तु गतिमान है तो वह रुक सकती है, और अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वह गतिमान हो सकती है। यह रही न्यूटन के प्रथम नियम की व्याख्या कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और अगर गतिकीय अवस्था में है तो गतिकीय अवस्था में रहेगी। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक खिलौने वाली गाड़ी हम लेते हैं, और चूंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है इसलिए उसमें जड़त्व बहुत ही कम होता है। लिखता है टॉय कार हैज अ स्मॉल मास सो इट हैज स्मॉल इनर्शिया एंड हेंस कैन बी मूव्ड इजिली बाई पुशिंग। इसलिए थोड़ा सा भी इसको पुश करते हैं तो यह टॉय कार अपने आप चलने लगती है। एक व्यक्ति इस पूरे कार को, बड़ी कार को धक्का दे रहा है। अ रियल कार हैज अ लार्ज मास। वास्तविक कार का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। सो इट हैज लार्ज इनर्शिया, इसलिए उसमें अधिक इनर्शिया होगा, अधिक जड़त्व होगा। एंड क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव बाय पुशिंग, और वह धक्का देने पर बहुत आसानी से लुढ़क नहीं सकती है। यानी कम द्रव्यमान वाली वस्तु में कम इनर्शिया, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक इनर्शिया। एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं। अ क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज। सेम साइज की क्रिकेट बॉल और रबर की बॉल दोनों में जड़त्व में अंतर होता है। जो क्रिकेट की बॉल होती है उसका जड़त्व अधिक होता है, जबकि रबर की बॉल का जड़त्व कम होता है। इसीलिए तो रबर की बॉल को जब दबाते हैं तो वो दब जाती है, और क्रिकेट की बॉल को दबाते हैं तो वो नहीं दबती है। इस प्रकार जिसका जड़त्व अधिक होगा उसकी आकार में भी परिवर्तन करना संभव नहीं होगा, और जिसका जड़त्व कम होगा उसके आकार में परिवर्तन करना संभव होगा। तो इस प्रकार से जड़त्व के आधार पर हम आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब जड़त्व के कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोटर गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है तो उसका निचला भाग यानी उसका पहिया तो अचानक गति के जड़त्व में आ जाता है, लेकिन उसमें बैठे हुए यात्री विराम की अवस्था में होते हैं, विराम के जड़त्व में होते हैं। इसीलिए वो पीछे की ओर गतिमान हो जाते हैं और पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो ये हो गया गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर गत्ते पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ये जो जितने भी प्रश्न भी मैं ले रहा हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ, ये सब परीक्षा के क्वेश्चन हैं, वो परीक्षा में आते रहते हैं। गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर गत्ते पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है।
क्यों? आइए देखते हैं। ये देखें, ये गिलास है, ये ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है और उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। जब इस गत्ते को उंगली से अचानक पुश किया जाता है तो स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ये देखें, गत्ता इधर चला गया और सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। ये उदाहरण है जड़त्व का। गत्ते को पुश करने पर गत्ता तो गति के जड़त्व में आ जाता है, जबकि सिक्का विराम के जड़त्व में ही रह जाता है। इसीलिए सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है, वह अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं कर पाता है, जबकि गत्ता अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली लगने पर गोली उसमें गोल छेद कर देती है, जबकि पत्थर का टुकड़ा मारने पर शीशा चटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंदूक की गोली में गति का जड़त्व होता है और वो जिस स्थान पर टकराती है उसमें तेज गति उत्पन्न होती है और उतना भाग केवल गतिमान हो पाता है। शीशे का शेष भाग जड़त्व विरामावस्था में रहता है, विराम के जड़त्व में रहता है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि जब वही उसी शीशे पर एक पत्थर का टुकड़ा मारा जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग कम होने के कारण वह शीशे के आर पार निकलने से पहले ही पूरे शीशे को गतिमान कर देता है। इसीलिए शीशा चटक जाता है और टूट जाता है। एक अगला प्रश्न आता है, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं, क्यों? बड़ा ही आसान सा सवाल है, बट समझ में नहीं आए तो बड़ा ही कठिन है। डंडे से पीटने पर कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु धूल के कण जड़त्व में ही बने रह जाते हैं, वो विराम के जड़त्व में रहते हैं। इसी कारण से वह वहीं ठहरे रह जाते हैं और कण क्या होते हैं? वो धूल के कण विराम के जड़त्व में के कारण ही वे उस कंबल से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण है, पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल नीचे गिरने लगते हैं, क्यों? पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल नीचे गिरने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका भी ठीक वही उदाहरण है, क्योंकि पेड़ तो गतिमान हो जाता है लेकिन फल गतिमान नहीं हो पाते और अतः दोनों के बीच में जो अंतर आता है, वेग का जो अंतर आता है, इस कारण से वो फल वहां से टूटकर गिर जाते हैं। तो विराम का जड़त्व और गति के जड़त्व के अंतर के कारण से पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल नीचे की ओर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज न्यूटन के गति के प्रथम नियम की व्याख्या की है, साथ ही साथ गैलीलियो गैलीली के प्रयोग की चर्चा की है। गैलीलियो गैलीली के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ था। बचपन से ही ये गणित और प्राकृतिक दर्शन में बड़ी ही रुचि लेते थे, लेकिन उनके पिताजी क्या थे, उनको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए गैलीलियो ने सन 1581 ईस्वी में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन किया, लेकिन वे पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 ईस्वी में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिकी पुस्तक द लिटिल बैलेंस, उसका दूसरा नाम ला वैलेंसिटा, द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा लिखा, जिसमें उन्होंने
एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व यानी जिसको कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। और सन 1589 ईस्वी में उन्होंने अपना एक निबंध लिखा डी मॉट। इसमें नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस प्रकार अपने अध्ययन के द्वारा गैलीलियो गैलीली ने नत समतल और लोलक संबंधी अनेक प्रयोग किए और उसका वर्णन भी किया। 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था, परंतु वहां भी उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखे और आज हम सभी इस प्रकार मित्रों गैलीलियो गैलीली ने अपने प्रयोग के आधार पर विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की। कभी कभी आपके अभिभावक भी आपको किसी दूसरे विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमको गैलीलियो गैलीली से प्रेरणा लेनी चाहिए और जो हमारे रुचि का विषय हो उसी को लेना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये पाठ्यक्रम पूरा करता हूँ। कल हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की व्याख्या। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।